नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरीलाल न्यूज में। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की हॉरर सुपरनेचुरल सीरीज जिसका नाम है डेविल्स डाइनर। यह एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक सीरीज है जिसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं। हालांकि यह ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन इसकी कहानी इतनी ग्रिपिंग और एंगेजिंग है कि आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें एक शापित डाइनर दिखाया गया है जहां पर एक रहस्यमयी दरवाजा मौजूद है। इस डाइनर में एक बारटेंडर कम शेफ काम करता है जो लोगों के लिए खास तरह के डिशेस बनाता है, लेकिन इन डिशेस के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा हुआ है। अब सवाल यह है कि इस डाइनर में आने वाले लोगों का क्या हश्र होता है। यह जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। जैसा कि मैंने बताया, इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं और आज की इस वीडियो में मैं पहले 2 एपिसोड्स की पूरी डिटेल में व्याख्या करने वाला हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं बाकी के एपिसोड्स भी जल्दी एक्सप्लेन करूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। डेविल्स डाइनर की IMDb रेटिंग 7/10 है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है। अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं कहानी की शुरुआत की ओर। एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है लवान नाम के एक व्यक्ति से, जिसे हम एक बक्से के सामने उस तरह रेजर लेकर बैठे हुए देखते हैं। उसकी उंगलियों पर पहले से ही कई कट्स और स्टेच मार्क्स बने हुए थे। वह धीरे धीरे उस तरह से अपनी उंगली को काटता है और जैसे ही वह बक्सा खोलता है, उसे अचानक से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक डरावनी डेमोनिक आवाज भी सुनाई देने लगती है, जिससे माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। लवान जो ही उस बक्से के अंदर हाथ डालता है, बच्चों के रोने की आवाजें एकदम से बंद हो जाती हैं। यह सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके हाथ से खून चूस रहा हो। जब वह बक्से को पूरी तरह खोलता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर खून से सने हुए ढेर सारे पैसे पड़े होते हैं। लवान जल्दी जल्दी इन पैसों को निकालकर एक बैग में डालने लगता है। इसके बाद जब वह अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी पत्नी नी उसे प्रेयर रूम में बुलाकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहती है। दरअसल लवान और नी काफी समय से एक बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नी किसी कारणवश प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। अगले दिन उसका अल्ट्रासाउंड होने वाला था, जिसमें यह पता चलने वाला था कि वह इस बार प्रेग्नेंट है या नहीं। इसी वजह से नी प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ सही रहे। वह लवान से भी प्रार्थना करने के लिए कहती है, लेकिन लवान उसकी बातों को अनसुना कर देता है। थोड़ी देर बाद जब नी बाहर आती है और लवान को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि लवान फिर से अपने खून को बहा रहा था। नी को यह तो पहले से पता था कि लवान अपनी उंगलियों को काटता है, लेकिन वह अब तक यह नहीं जानती थी कि इसके पीछे असली वजह क्या है। इसी कारण वह उसे शमन, एक आध्यात्मिक गुरु, से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि लवान किसी नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हो चुका है। यहां हमें यह भी पता चलता है कि लवान को एक खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से अगर उसका कहीं भी कट लगता है तो खून आसानी से बंद नहीं होता और उसके घाव जल्दी ठीक नहीं होते। बावजूद इसके लवान अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करता है और हाउ नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब नी को इस बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में आ जाती है। दरअसल हाउ की वजह से ही लवान को पैसों का नशा लग गया था। अब उसके लिए पैसा ही सब कुछ बन चुका था और उसने अपनी जिंदगी की बाकी चीजों के बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया था। नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लवान उसकी बातों को सुनने से इनकार कर देता है और गुस्से में उससे कहता है कि पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि नी के IVF ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अब तक नी 3 बार IVF ट्रीटमेंट करवा चुकी थी, लेकिन वह फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। अब वह चौथी बार कोशिश करना चाहती थी। लवान को लगता था कि यह करने के लिए उसे और ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। नी को यह बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन लवान उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह उठता है कि क्या लवान इस रहस्यमयी बॉक्स के पीछे छिपे डरावने सच को जान पाएगा? क्या नी वाकई प्रेग्नेंट हो पाएगी, या यह शापित बॉक्स उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा?
और यह रहस्यमयी डाइनर और उसके अंदर का दरवाजा आखिर क्या राज छुपाए हुए है? इसके आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगले एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। यह दृश्य एक डाइनर में शुरू होता है जहां हाउ और मिस्टर लंग बैठे हुए हैं। यह डाइनर आम जगहों से थोड़ा अलग था क्योंकि यहां पर एक अजीब सा दरवाजा मौजूद था। यह दरवाजा देखने में बेहद पुराना और डरावना लग रहा था, जिस पर एक विचित्र प्रकार की राक्षसी आकृति बनी हुई थी। हाउ इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। डाइनर में वहां का बारटेंडर भी मौजूद था, जो उनके बीच हो रही बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हाउ असल में एक मीडिएटर, मध्यस्थ के रूप में काम करता था। वह लोगों के पैसों को विभिन्न जगहों पर इन्वेस्ट करवाने का काम करता और बदले में 5% का ब्याज लेता था। फिलहाल वह मिस्टर लंग के माध्यम से लवान और एक अन्य व्यक्ति के 2 ट्रिलियन वन को किसी जगह निवेश करने जा रहा था। इस निवेश के बदले में उसे 5% का हिस्सा मिलना था, जो उसके लिए एक बड़ा सौदा था। इस डील में लवान को भी अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला था। मिस्टर लंग का स्वभाव थोड़ा रूखा और खतरनाक था। उसकी बातचीत से यह संकेत भी मिलता था कि उसका संबंध अंडरवर्ल्ड से हो सकता है। थोड़ी ही देर बाद लवान भी वहां पहुंच जाता है और अपने साथ 1 बिलियन वंस कैश लेकर आता है। यह वही पैसा था जो उसने एक रहस्यमय बॉक्स से अपने खून की कीमत पर निकाला था। लवान को उम्मीद थी कि इस डील से उसे बड़ा फायदा होगा, लेकिन जब वह मिस्टर लंग से बात करता है तो उसे यह जानकर झटका लगता है कि उसे इस सौदे में सिर्फ 1% मुनाफा मिलेगा। यह सुनकर लवान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हाउ ने उसे समझाया था कि उसे कम से कम 25 बिलियन वंस का मुनाफा होगा। जब वह इस डील को ठुकराने की बात करता है तो मिस्टर लंग उसे धमकाता है कि अगर उसने उसका समय बर्बाद किया तो वह उसे और उसके साथी को जान से मार देगा और उनकी लाशें कुत्तों को खिलवा देगा। इससे यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि मिस्टर लंग का सीधा नाता अंडरवर्ल्ड से है। स्थिति बिगड़ती देख हाउ, जिसे इस डील से 250 बिलियन वंस का मुनाफा होने वाला था, बीच बचाव करने लगता है। वह दोनों को शांत करता है और समझौता करता है कि वह अपने हिस्से से 24 बिलियन वंस लवान को दे देगा ताकि यह डील सफल हो सके। लंग और लवान दोनों ही इस शर्त पर सहमत हो जाते हैं, क्योंकि इससे दोनों को उनका लाभ मिल रहा था। इसके बाद जब लवान अपने घर लौटता है तो वह सबसे पहले अपनी पत्नी नी से माफी मांगता है। दोनों आपस में अच्छे से बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह नी चाहती है कि वे अस्पताल जाने से पहले एक शमन तांत्रिक के पास जाएं, क्योंकि एक समय पर उसी शमन ने उन्हें चेतावनी दी थी कि कुछ स्कारलेट इन्फेंट स्पिरिट्स उन्हें शापित कर सकती हैं। लवान उसकी बात मान लेता है और फिर नहाने चला जाता है। नहाते समय जब वह अपने हाथ की पट्टी हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसके घाव अब तक भरे नहीं थे। जैसे ही वह अपने घाव की जांच कर रहा था, तभी हाउ का फोन आता है। हाउ उसे बताता है कि मिस्टर लंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे छुड़वाने के लिए 500 मिलियन वंस की जरूरत पड़ेगी। हाउ उसे यह भी बताता है कि अगर लंग को नहीं छुड़ाया गया तो अब तक इन्वेस्ट किए गए सारे पैसे डूब जाएंगे। यह सुनकर लवान घबरा जाता है और उसे हाउ पर गुस्सा भी आता है, लेकिन वह जानता था कि अब उसके पास मिस्टर लंग को छुड़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वह हाउ से कहता है कि वह शाम को आकर पैसे ले जाए, लेकिन हाउ जल्दी पैसे लाने की जिद करता है और दोपहर में ही आकर पैसे लेने की बात कहता है। इस सब के बाद लवान तैयार होकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है और उसी रहस्यमयी लकड़ी के बॉक्स को फिर से खोलने की कोशिश करता है। वह वापस से खून देकर बॉक्स से पैसे निकालने वाला था। जैसे ही वह अपने हाथ पर कट लगाकर खून की बूंदें बॉक्स में डालता है, तभी उसकी पत्नी नी कमरे के बाहर आ जाती है। नी समझ जाती है कि लवान फिर से अपने हाथ को काट रहा है और जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। पहले तो लवान मना कर देता है, लेकिन जब नी जोर देती है तो वह दरवाजा खोलता है। नी जब देखती है कि लवान सच में फिर से अपने हाथ को काट रहा था तो वह गुस्से में उससे बहस करने लगती है। वह चाहती थी कि लवान शमन के पास जाकर अपना इलाज करवाए, लेकिन लवान उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में वह नी को अंधविश्वासी कहता है
और यह भी कह देता है कि उसे बच्चे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वह अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। यह सुनकर नी का दिल टूट जाता है। वह रोने लगती है और बिना कुछ कहे अकेले ही अस्पताल के लिए निकल जाती है। लवान उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि इस समय उसके लिए पैसे जुटाना ज्यादा जरूरी था। अब जैसे ही वह फिर से उस बॉक्स के पास बैठता है और उसे खोलता है, तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि इस बार उसमें पैसे नहीं थे। यह दृश्य यहीं खत्म होता है और कहानी हमें अतीत में ले जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लवान पहले एक साधारण सा मैकेनिक था और अपने घर में एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसी समय हाउ उसके पास अपनी बाइक ठीक करवाने के लिए आया था। जब उसने लवान के घर को देखा तो उसने उससे कहा कि वह इस घर को 20 बिलियन वंस में बेच सकता है। यह सुनकर लवान चौंक जाता है, क्योंकि यह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। अचानक नी अंदर से बाहर निकलती है। वह उस समय गर्भवती थी और अपने रोजमर्रा के कामों के सिलसिले में बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। लवान, जो पहले से ही घर में मौजूद था, उसे बाजार जाते हुए देखता है और उत्सुकता से उसके साथ चलने की इच्छा जाहिर करता है। लेकिन नी मुस्कुराते हुए उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, जबकि वह अकेले ही अपनी बाइक से बाजार चली जाएगी। नी के बाजार जाने के बाद हाउ लुहान को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने घर को बेचने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हाउ का मानना था कि आने वाले समय में जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो लुहान को पैसों की जरूरत पड़ेगी, और अगर उसने पहले से ही आर्थिक तैयारी नहीं की तो वे कठिनाइयों में घिर सकते हैं। लुहान इस बात पर विचार करने ही वाला था कि तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर नी का नाम चमक रहा था, लेकिन जब उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से किसी और की आवाज सुनाई दी। आवाज में घबराहट और अफरातफरी का एहसास था। लुहान के चेहरे की रंगत उड़ गई जब उसे पता चला कि नी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह घबराते हुए तुरंत अस्पताल की ओर भागा। सीन सीधा अस्पताल में शिफ्ट होता है, जहां नी का इलाज किया जा रहा होता है। डॉक्टरों की मेहनत से नी को तो बचा लिया गया, लेकिन उनके आने वाले बच्चे को नहीं बचाया जा सका। यह खबर सुनकर लवान और नी दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। समय बीतता है और जब डॉक्टर उनसे मिलने आते हैं तो वे एक और बुरी खबर देते हैं, नी अब कभी मां नहीं बन सकेगी। लुहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नी पूरी तरह से शून्य में खो जाती है। हालांकि डॉक्टर उन्हें एक विकल्प देते हैं, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह प्रक्रिया उन्हें माता पिता बनने का एक मौका दे सकती थी, लेकिन इसकी लागत बहुत अधिक थी। लुहान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस महंगे इलाज का खर्च उठा सके। इसीलिए वह यह तय करता है कि अब अपने घर को बेच देगा। वह हाउ से रात में एक डिनर पर मिलने की बात करता है ताकि इस विषय पर चर्चा की जा सके। रात होती है और लवान समय पर रेस्तरां पहुंच जाता है, लेकिन हाउ उसे मैसेज करके बताता है कि घर खरीदने वाला क्लाइंट शहर से बाहर है और अब यह डील 1 महीने बाद ही संभव होगी। यह सुनकर लुहान मायूस तो होता है, लेकिन चूंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह इंतजार करने को तैयार हो जाता है। वह निराश होकर वहीं बार में बैठ जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। उसकी हालत देखकर बारटेंडर उससे बातचीत शुरू करता है। बारटेंडर धीरे धीरे लुहान को एक अजीबोगरीब डील ऑफर करता है, एक ऐसा सौदा जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, लेकिन कीमत उसकी आत्मा की होगी। लुहान को शुरू में कुछ समझ में नहीं आता। वह उलझन में पड़ जाता है, लेकिन बारटेंडर उसे एक रहस्यमय लकड़ी का बक्सा दिखाता है। बारटेंडर उसे निर्देश देता है कि वह इस बक्से को खोले। ज्यों ही लवान बक्से को खोलता है, बारटेंडर उसके हाथ पर एक छोटी सी पिन चुभोता है, जिससे कुछ बूंदें खून की गिरती हैं। वह खून सीधा बक्से में जाता है और तभी अचानक लवान के सामने ढेर सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर लवान पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों झलकते हैं। बारटेंडर तब उसे बताता है कि यह कोई साधारण बक्सा नहीं है, यह एक शैतानी डील का हिस्सा है। उसे बस इतना करना होगा कि समय समय पर इस बक्से में अपने खून की कुछ बूंदें डाले और बदले में उसे असीमित धन प्राप्त होगा।
पहले तो लवान इस सौदे से डर जाता है और सोचता है कि वह अपनी आत्मा के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन बारटेंडर उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, जिंदगी केवल एक बार मिलती है, और अगर तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी तकलीफें दूर कर सकते हो, अपनी पत्नी की खुशियां लौटा सकते हो, तो इसमें बुरा क्या है? थोड़ी देर सोचने के बाद और अपनी पत्नी की तकलीफों को याद करते हुए लवान इस डील के लिए तैयार हो जाता है। वह लकड़ी के बक्से को अपने साथ ले जाता है और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, लवान तेजी से अमीर होता जाता है। उसके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अपना छोटा घर छोड़कर एक बड़े आलीशान घर में शिफ्ट कर लिया। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं था, उसकी सोच भी बदल रही थी। लालच उसके ऊपर हावी होता जा रहा था। अब उसे जितना पैसा मिलता, वह और अधिक की चाह रखने लगा। इस बीच नी बार बार गर्भधारण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार गर्भपात हो जाता। धीरे धीरे नी को समझ में आने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने लवान को एक शमन तांत्रिक से मिलने के लिए कहा। शमन ने जब लवान को देखा तो तुरंत समझ गया कि वह शैतान से सौदा कर चुका है। उसने चेतावनी दी कि जो बच्चे नी के गर्भ में मारे जा रहे थे, वे वास्तव में स्कारलेट इन्फेंट बन रहे थे, शैतानी आत्माएं जो लवान के खून में जहर घोल रही थीं। यही कारण था कि नीमा नहीं बन पा रही थी। शमन ने बताया कि अगर इस शैतानी प्रभाव से बचना है तो एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन लवान को इस बात पर विश्वास नहीं था, या शायद वह मानना ही नहीं चाहता था। फिर एक रात जब लवान अपने बक्से में और अधिक खून डालने की कोशिश करता है तो कुछ अजीब घटित होता है। इस बार बक्सा सामान्य लकड़ी के डिब्बे की तरह व्यवहार कर रहा था। खून तो अंदर जा रहा था, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे। लवान को घबराहट होने लगती है। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। लवान डरते डरते दरवाजा खोलता है और सामने हाव खड़ा होता है। हाव को लवान की हालत देखकर अंदाजा हो जाता है कि उसने भी किसी न किसी रूप में वही डील कर ली है जो उसने की थी। हाव जबरदस्ती अंदर आ जाता है और उस रहस्यमयी बक्से को ढूंढने लगता है। वह लवान से पूछता है, तुमने बारटेंडर से क्या सौदा किया था? क्या उसने तुम्हें भी वही दिया जो मुझे मिला था? अब लवान की सांसें तेज हो जाती हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और अब उसका क्या होगा। लवान और बारटेंडर के बीच हुई डील के एक पुराने दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि बारटेंडर ने लवान को चिकन ब्लड करी विद पीनट्स खाने के लिए दी थी। यह वह अंतिम कड़ी थी जिसके बाद उनकी डील पूरी होने वाली थी। शुरुआत में लवान थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह उस करी को खा लेता है। बारटेंडर उसे स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि उस बक्से का इस्तेमाल उसे सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और खासकर उसे अपने खून से उन बच्चों को ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। अगर उसने ऐसा किया तो वे उसके खून से संतुष्ट होना बंद कर देंगे और फिर उन्हें कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर पाएगी। लवान इस चेतावनी को ध्यान से सुनता है और मान भी जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस डाइनर के अंदर लगे एक बल्ब में हल्की हरी रोशनी चमकने लगती है, जो यह संकेत देती है कि लवान की आत्मा अब धीरे धीरे उस बल्ब में कैद हो रही है। यह देखकर हमें एहसास होता है कि जब बारटेंडर ने हाव से डील की थी तो शायद उसने खाने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी मदद से वह लगातार पैसे बना सकता। यही कारण था कि अब वह लवान से वह चीज हासिल करना चाहता था जिसे बारटेंडर ने लवान को दिया था। हाव की नजर जैसे ही बक्से पर पड़ती है, वह तुरंत उसे खोल देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, उसे अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो उसे बहुत परेशान कर देती हैं। हाव उन आवाजों को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तभी लवान अचानक अपने पास मौजूद ब्लेड से उसकी गर्दन पर एक गहरा कट लगा देता है, जिससे हाव का खून बक्से में गिरने लगता है। इसके बाद बक्से के अंदर फिर से पैसे बनने लगते हैं। हालांकि इस खून के गिरते ही हाव की आत्मा भी बारटेंडर के पास मौजूद बल्ब में कैद हो जाती है। यह साफ था कि जिसने भी इस डील को स्वीकार किया था, उसकी आत्मा अंततः डेविल के पास पहुंच गई थी। अब लवान अपने आसपास बिखरे पैसों को जल्दी जल्दी समेटने लगता है,
तभी अचानक नी वापस आ जाती है। जैसे ही वह हाउ की मृतदेह को देखती है, वह घबरा जाती है और सदमे में आ जाती है। लवान उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश करता है और उसका फोन छीनकर उसे वह बक्सा पकड़ने के लिए कहता है। जैसे ही नी बक्से को पकड़ती है, उसे भी अंदर से बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लवान को अब यह भ्रम होने लगता है कि ये सभी बच्चे वास्तव में उसके अपने हैं और उसे इन्हें खिलाना है। वह नी से भी कहता है कि वह इन बच्चों को फीड करे, लेकिन नी समझ जाती है कि लवान बक्से के प्रभाव में आकर अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। उसे विश्वास हो जाता है कि लवान अब पूरी तरह से पजेस हो चुका है। डर और गुस्से में वह बक्से को तोड़ने की कोशिश करती है। यह देखकर लवान घबरा जाता है और बिना सोचे समझे गुस्से में आकर नी के पेट में तेज वार कर देता है। चोट इतनी गंभीर होती है कि नी तुरंत तड़पने लगती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने पूरी ताकत लगाकर बक्से को जमीन पर पटक दिया था, जिससे वह चकनाचूर हो जाता है। अब लवान जैसे ही बक्से और नी की मृत अवस्था को देखता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि अब उसे इस भयानक सच का एहसास हो चुका था कि उसने पैसे की लालच में आकर क्या कर दिया। वह रियलिटी में वापस आ चुका था। अब वह किसी तरह नी को बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह हड़बड़ी में उसका फोन उठाकर एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर जाती है, जहां एक खुली हुई फोटो नजर आती है। यह फोटो नी के अल्ट्रासाउंड की थी। इस बार नी सच में प्रेग्नेंट थी। यह देख लवान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने न केवल नी को बल्कि अपने अजन्मे बच्चे को भी मार दिया है। इस बीच बारटेंडर की दुकान में लगे बल्बों में 2 नई आत्माएं कैद हो चुकी थीं, नी और उसके अजन्मे बच्चे की। लेकिन तभी अचानक एक और आत्मा बल्ब के अंदर प्रकट हो जाती है। बारटेंडर यह देखकर तुरंत समझ जाता है कि लवान ने गिल्ट में आकर खुद को भी खत्म कर लिया है। यह देखकर बारटेंडर के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकने लगती है। अब उसके डाइनर में लगे सभी बल्ब आत्माओं से भर चुके थे। यही वह चीज थी जिसका वह इतने सालों से इंतजार कर रहा था। वह अब इस डाइनर से बाहर निकल सकता था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, अचानक से डाइनर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसी समय डाइनर में लगे बल्बों के बीच एक और नया बल्ब प्रकट हो जाता है। यह देखकर बारटेंडर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। अब उसे एहसास होता है कि वह खुद भी इस चक्रव्यूह में फंस चुका है। यानी कि डेविल अभी भी और आत्माओं की तलाश में था और बारटेंडर भी अब इस डील का एक हिस्सा बन चुका था। अब वह इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। यह कहानी एक रहस्यमय डाइनर से शुरू होती है, जहां कुछ अजीब घटनाएं घट रही होती हैं। डाइनर के अंदर एक रहस्यमय दरवाजा मौजूद होता है, जिससे डरावनी आवाजें आती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वहां कोई अनहोनी छुपी हुई है। धीरे धीरे यह भी समझ आता है कि डाइनर का बारटेंडर खुद किसी दुष्ट आत्मा के श्राप में फंसा हुआ है। यह श्राप उसे मजबूर करता है कि वह इंसानों की आत्माएं इकट्ठा करे, ताकि वह स्वयं इस श्राप से मुक्त हो सके। दरअसल यह सब एक शैतानी योजना का हिस्सा था। जब बारटेंडर पर्याप्त आत्माएं इकट्ठा कर लेगा, तभी वह इस श्राप से मुक्त हो पाएगा। पहला एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह संकेत दे जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में और भी रहस्य खुलेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि डेविल, शैतान, पहले से ही लवान की स्थिति को जानता था। लवान पहले ही अपने एक बच्चे को खो चुकी थी। एक दुर्घटना के दौरान उसका मिसकैरेज हो गया था। इसी दौरान शैतान ने उसे एक रहस्यमय बक्सा दिया था, जिसमें छुपा रहस्य किसी को भी भयभीत कर सकता था। इस बक्से में वे आत्माएं कैद थीं, जो कि स्कारलेट इन्फेंट स्पिरिट्स के नाम से जानी जाती थीं। ये आत्माएं उन बच्चों की थीं जो गर्भपात के कारण इस दुनिया में आ ही नहीं पाए थे। यहां तक कि एक पुराने अनुष्ठान, जिसे कुमान थोंग रिचुअल कहा जाता है, का भी उल्लेख किया गया था। यह एक काले जादू से जुड़ा अनुष्ठान है,
जिसमें इन्फेंट स्पिरिट्स की मदद से इंसानों की इच्छाएं पूरी करवाई जाती हैं। हो सकता है कि लवान को दिया गया बक्सा भी इसी प्रकार की आत्माओं से जुड़ा हुआ था। जब लवान ने उन्हें अपना खून अर्पित किया तो इन आत्माओं ने उसे धन देना शुरू कर दिया। लेकिन आत्माओं की भूख असीमित थी। वे एक बार खून पीकर संतुष्ट नहीं होती थीं। धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती गई, और जैसे ही लवान का खून इस बक्से में गिरा तो एक बार फिर से पैसे की बारिश शुरू हो गई। हालांकि बारटेंडर ने पहले ही लवान को चेतावनी दी थी कि वह इस बक्से का सीमित उपयोग करे। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जिस चीज पर रोक लगाई जाए उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ जाती है। यही लालच अंततः लवान के लिए घातक साबित हुआ। डेविल का असली मकसद था कि सभी आत्माएं एकत्र होकर डाइनर के अंदर एक बल्ब में कैद हो जाएं। इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा बना बारटेंडर भी फंसा हुआ था और उसका काम केवल डेविल के लिए आत्माएं इकट्ठा करना था। दूसरा एपिसोड एक नए पात्र से शुरू होता है। एक महिला जिसने अपने शराबी और हिंसक पति हंग को घर से निकाल दिया था। हंग गली में पड़ोसियों से बहस कर रहा था। इस महिला ने हंग को इसलिए घर से निकाला था क्योंकि वह उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाला था। जब वह महिला अपने बच्चे के पास जाती है तो देखती है कि बच्चा निःशब्द पड़ा हुआ है। डर के मारे वह गेट की तरफ भागती है, लेकिन हंग उसे बाहर नहीं जाने देता। वह गेट को बाहर से पकड़े खड़ा रहता है ताकि उसकी पत्नी बाहर न निकल सके। महिला पहले तो हंग से विनती करती है, लेकिन जब वह नहीं मानता तो वह गुस्से में आकर पूरी ताकत से गेट को धक्का देती है। धक्के की वजह से हंग पास की सीढ़ियों से गिरकर नीचे आ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यह देख महिला एक पल के लिए भयभीत हो जाती है, लेकिन तभी उसका बच्चा रोने लगता है, जिससे उसे राहत मिलती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और एक शानदार पार्टी के दृश्य में प्रवेश करती है। इस पार्टी में कॉपीराइटर टवान को देखा जाता है, जिसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया जा रहा था। यह प्रोजेक्ट विनामॉम के नाम से जाना जाता था और उसकी कंपनी के बॉस को इस प्रोजेक्ट में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। टवान, जो काफी मेहनती इंसान था, अपनी स्पीच में अपनी मां का आभार व्यक्त करता है क्योंकि उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया था। इस पार्टी में टवान की मां टट भी मौजूद थी। टट खुद भी एक सफल व्यवसायी थी। हालांकि टवान का बॉस उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 5 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद उसे कोई विशेष इनाम या बोनस नहीं मिला था। लेकिन टवान किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि उसे अपनी नौकरी का डर था। पार्टी में जब टवान अपने अवार्ड को दिखाने में व्यस्त था, तब उसकी मां ने उसके बॉस से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे उससे सवाल किया कि वह टवान को उसकी मेहनत के मुताबिक सम्मान क्यों नहीं देता। टट का यह व्यवहार बॉस को पसंद नहीं आया और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन टवान अपने बॉस को लगातार मैसेज कर रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसी समय उसके घर में नान नाम की एक लड़की आई हुई थी। नान टवान के बड़े से घर को देखकर बेहद खुश हो जाती है और उसे देखकर लगता है कि वह किसी महल में आ गई है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन तभी टवान की मां टट वहां आ जाती है। टवान अपनी मां से डर जाता है, लेकिन टट नान से परिचय करने को कहती है। नान उन्हें अपने बारे में बताती है और यह भी बताती है कि वह टवान से बहुत प्यार करती है। लेकिन जब टट को पता चलता है कि नान स्पा में काम करती है और वीआईपी ग्राहकों को ट्रीट करती है, तो उनका चेहरा उतर जाता है। टट का यह व्यवहार नान को अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि टट अमीर होने के कारण उसकी बेइज्जती कर रही है। गुस्से में नान वहां से जाने लगती है, लेकिन टवान उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है। वह नान को भरोसा दिलाता है कि उसकी मां उसे जानने के बाद जरूर पसंद करेगी। आगे की कहानी में और भी रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। डाइनर का सच, डेविल का खेल, बारटेंडर की मजबूरी और टवान के जीवन में आने वाले बदलाव, ये सभी घटनाएं धीरे धीरे कहानी को एक रोमांचक मोड़ पर ले जाती हैं। शुरू में नान टवान के साथ संबंध को लेकर निश्चित नहीं थी, लेकिन समझाने के बाद वह इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। टवान अपनी मां से अकेले में बात करता है और वह उसे समझाती है कि नान बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, बल्कि वह एक अच्छी इंसान है।
वह टवान को समझाती है कि जब टवान की माँ नान के साथ समय बिताएगी तो वह भी उसे पसंद करने लगेगी। हालांकि टट को नान पसंद नहीं थी, लेकिन वह टवान की भावना का सम्मान करते हुए रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। टवान की माँ टूट हमेशा यह चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता की तरह न बने। संयोगवश यह उसके पिता की पुण्यतिथि का भी दिन था, लेकिन टूट अपने दिवंगत पति को याद नहीं करती, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि टवान एक अच्छा इंसान बने। टवान को हमेशा लगता था कि उसकी माँ कठोर और कड़वी थी, इसलिए वह सोचने लगता है कि शायद उसके पिता गलत नहीं थे, बल्कि उसकी माँ ही गलत थी। टुट उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी-कभी अपने हक के लिए कठोर बोलना जरूरी होता है। इसी बीच टवान को अपने बॉस का मैसेज आता है, जिसमें उसे ऑफिस आकर अपना बोनस कलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। टवान को लगता है कि उसकी माँ की बातों का असर उसके बॉस पर हुआ है, इसलिए वह बहुत खुश होता है। लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है, और इसका कारण टवान की माँ की कही बातों को ही बताता है। टवान अपने बॉस को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नौकरी खोने के कारण टवान का मूड बहुत खराब हो जाता है। जब वह घर लौट रहा होता है तो वह नान को कॉल करता है, लेकिन नान गुस्से में होती है। टवान उससे उसके गुस्से का कारण पूछता है तो नान उसे टुट से जाकर बात करने के लिए कहती है। उसे लगता है कि टुट ने नान से कुछ बुरा कह दिया था, जिससे नान ने टवान से हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लिया। इस वजह से टवान को अपनी मां पर बहुत गुस्सा आता है। जब वह रास्ते में एक डाइनर के पास से गुजरता है तो वह वहां जाकर शराब पीने लगता है। टुट उसे लगातार कॉल और मैसेज करती रहती है, लेकिन टवान कोई जवाब नहीं देता। डाइनर में बैठा टवान बारटेंडर से अपनी मां के बारे में बात करता है। वह कहता है कि कभी-कभी उसे लगता है कि वह अपनी मां की जुबान को हमेशा के लिए बंद कर दे, क्योंकि वह बहुत कठोर बोलती है और किसी को भी उनकी बातें पसंद नहीं आती। यह सुनकर बारटेंडर उससे कहता है कि अगर उसे सच में ऐसा मौका मिले तो क्या वह ऐसा करेगा। टवान इस बात पर हैरान रह जाता है कि कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है। उसे लगता है कि बारटेंडर मजाक कर रहा होगा। लेकिन तभी बारटेंडर उसके सामने एक बकरी का सिर रख देता है और उसकी जीभ काटने के लिए कहता है। टवान को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब बारटेंडर उसे अपनी मां की बुरी यादों को याद करने के लिए कहता है तो वह क्रोध में आकर बकरी की जीभ काट देता है। इसके बाद बारटेंडर उसे एक डील ऑफर करता है। अगर टवान अपनी आत्मा का सौदा कर लेता है तो वह उसकी मां को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। टवान के लिए यह फैसला मुश्किल था, या तो वह अपनी मां के साथ रहकर हमेशा उसकी कठोर बातों को सहता रहे, या फिर वह अपनी मां से दूर जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करे। बारटेंडर उसे वापस डाइनर आने के लिए कहता है और वादा करता है कि अगली बार वह उसके लिए एक खास डिश तैयार करेगा, जिससे वह अपनी मां की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर सकेगा। यह किसी काले जादू जैसा लगता था। इसके बाद टवान अपने घर जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। वह अब अपनी मां के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। तभी टुट उसके पास आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वह गुस्से में टवान को थप्पड़ भी मारती है और समझाने की कोशिश करती है कि उसका बॉस एक बुरा आदमी है और नान भी एक घटिया लड़की से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन टवान को लगता है कि उसकी मां केवल अपने अहंकार और पैसों की वजह से ऐसा कह रही है। इस पर गुस्से में आकर वह अपनी मां को उल्टा सीधा कह देता है। वह यहां तक कह देता है कि उसके पिता अब सच में एक अच्छी जगह पर हैं, जहां उन्हें टुट की कड़वी जुबान नहीं सुननी पड़ती। टुट को यह बात अंदर तक झकझोर देती है। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन टवान गुस्से में था, इसलिए उसने केवल इतना कहा कि एक दिन जब उसे सच्चाई का एहसास होगा तो वह रोता हुआ उसके पास आएगा। इसके बाद टवान सीधा डाइनर में लौट जाता है। वहां बारटेंडर बकरी की जीभ को बेक कर रहा था। जब टवान बारटेंडर से पूछता है कि वह अपनी मां को कैसे चुप करा सकता है, तो बारटेंडर उसे एक खास डिश परोसता है। यह डिश टोफू, सैल्मन और बकरी की जीभ से बनी थी। बारटेंडर उसे बताता है कि इस जीभ के हर एक निवाले से उसे टुट के दर्द का एहसास होगा। लेकिन अगर टवान ने यह डिश खा ली और उसकी मां उस दर्द को सह नहीं पाई,
तो उसकी मौत हो सकती है और टवान की आत्मा बारटेंडर की हो जाएगी। इस डिश के अंदर टवान की मां की सबसे गहरी भावनाएं भी छिपी थीं, जिसमें यह सच भी शामिल था कि टुट टवान के पिता को इतना नफरत क्यों करती थी। यह सुनते ही टवान जल्दी से उस बकरी की जीभ को काटकर उसका एक टुकड़ा खा लेता है। अचानक वह अपनी मां के शरीर में चला जाता है, उस समय में जब टुट नान से मिलने गई थी। असल में टुट नान से माफी मांगने गई थी क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। लेकिन तभी उसने देखा कि नान किसी क्लाइंट के साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसका मतलब था कि वह सच में अच्छी लड़की नहीं थी और टवान के साथ केवल पैसों के लिए थी। टुट उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह टवान से प्यार नहीं करती और केवल टाइम पास कर रही है तो उसे यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। उसी समय टवान का कॉल आता है, लेकिन नान जान चुकी थी कि टुट ने उसकी सच्चाई देख ली है और यह बात टवान तक भी कभी भी पहुंच सकती थी। उसे एहसास हुआ कि टवान का सारा पैसा उसकी मां के अंडर में था, इसलिए टवान के साथ रहने का अब कोई फायदा नहीं था। इसीलिए उसने टवान से सही से बात नहीं की और उसे टुट के खिलाफ भड़का दिया। नान ने यह सब केवल टुट से बदला लेने के लिए किया था और वह इसमें सफल भी हो गई। टुट चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही टवान ने पहले 2 टुकड़ों को खाया और अपनी मां के संघर्षों को अपनी आंखों से देखा, उसके होश उड़ गए। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि उसकी मां ने उसके लिए कितनी तकलीफें सही थीं, यहां तक कि अपनी इज्जत तक की भी परवाह नहीं की थी। अपनी मां के त्याग और अपमान को देखकर टवान का दिल गहरे अपराधबोध और पश्चाताप से भर गया। अब बिना समय गवाए वह तेजी से तीसरा टुकड़ा खाने के लिए आगे बढ़ा ताकि वह जान सके कि उसकी मां उसके पिता से इतनी नफरत क्यों करती थी। क्या यह केवल उनके कटु शब्दों की वजह से था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा कारण छिपा था? तीसरा टुकड़ा खाते ही टवान खुद को अपने बचपन में पाता है, वह समय जब वह एक दूध पीता बच्चा था। वह देखता है कि उसकी मां टुट अपने घर में थी जब उसकी पड़ोसी घबराई हुई आती है और उसे बताती है कि टवान का पिता हंग टुन लगभग उसे मारने ही वाला था। यह वही शुरुआती दृश्य था जिसे हमने कहानी के आरंभ में देखा था, लेकिन अब टवान को पूरी सच्चाई का पता चलने वाला था। हंग टुन एक बेहद आक्रामक और नशे का आदी व्यक्ति था। वह आए दिन अपनी पत्नी टुट के साथ दुर्व्यवहार करता और अब टवान के लगातार रोने की वजह से वह गुस्से से पागल हो चुका था। वह बच्चे को जबरदस्ती पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा और इतना चिढ़ गया कि उसे छत से फेंकने ही वाला था। यह देखकर टुट दौड़कर आई और जैसे तैसे टवान को हंग के चंगुल से छीन लिया। इससे हंग और भी ज्यादा हिंसक हो गया। उसने टुट को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और आज वह किसी भी हालत में टवान को मारने पर उतारू था। टुट किसी तरह हंग को घर से बाहर निकालने में सफल हो गई और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर हंग पड़ोसी से इस बात पर बहस कर रहा था कि उसने उसकी पत्नी को यह सब क्यों बताया। भीतर टुट का ध्यान टवान की ओर गया, जो बिल्कुल शांत पड़ा था। पहले तो उसे डर हुआ कि कहीं उसका बेटा कुछ हो न गया हो, लेकिन जब वह सही सलामत निकला तो टुट को थोड़ी राहत मिली। लेकिन बाहर हंग अब भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। टुट ने उसे रोकने के लिए दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जिससे हंग सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसके सिर में गंभीर चोट लगी और वह मौके पर ही मर गया। टवान अब समझ गया था कि उसकी मां ने न केवल उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, बल्कि उसने उसे बचाने के लिए हंग को मार तक डाला था। इसके बाद टुट ने अपने बेटे को एक सुरक्षित जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत की और एक बड़ा व्यापार खड़ा किया। लेकिन उसने कभी टवान को इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि जब टवान को असली सच पता चलेगा तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। यही कारण था कि टुट ने अपने बेटे से कहा था, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो मेरे पास रोता हुआ मत आना। अब यह सब देखने और समझने के बाद टवान फूट फूट कर रोने लगा। वह तुरंत अपनी मां के पास जाने के लिए भागा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरे घर में खून फैला हुआ था। यह देखकर वह डर से कांप उठा। डर और चिंता से भरा हुआ वह ऊपर की ओर दौड़ा। वहां उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर पड़ी थी, उसके शरीर से बहुत अधिक खून बह रहा था और उसकी जीभ पूरी तरह से कट चुकी थी।
तभी टवान को महसूस हुआ कि उसकी मां उससे डर रही थी, इतना ज्यादा कि वह कांपने लगी थी। यह देखकर टवान को समझ में आ गया कि उसकी मां को उसमें अभी अपने पति हंग टुन का अक्स दिखाई दे रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि यह सब उस शापित जीभ की वजह से हुआ था। टुट की जीभ के 3 टुकड़े हो गए थे और टवान ने भी उसी शापित जीभ के 3 ही टुकड़े खाए थे। टवान अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब उस रहस्यमयी डायनर के कारण हुआ है और उन्हें तुरंत वहां जाना होगा ताकि वे इस श्राप को समाप्त कर सकें। लेकिन टुट, जिसे अपने ही बेटे में हंग का चेहरा नजर आ रहा था, उससे डरकर दूर भागने लगती है। टवान किसी तरह उसे पकड़कर सीढ़ियों के पास ले जाता है, लेकिन तभी टुट अपने बेटे को धोखे से धक्का दे देती है। टवान संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। टवान के सिर पर गंभीर चोट लगती है और वह वहीं दम तोड़ देता है। टवान की मौत हो जाती है। अब टवान की आत्मा उस डायनर के अंदर मौजूद एक बल्ब में कैद हो जाती है। बारटेंडर यह सब देख रहा होता है और जब उसे एहसास होता है कि टवान मर चुका है, तो वह शापित दरवाजे की ओर गुस्से से देखने लगता है। टुट, जो अब होश में आती है, अपने बेटे की लाश देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस बेटे के लिए संघर्ष किया, वह अब इस दुनिया में नहीं था। इधर बारटेंडर, जिसने अब तक सब कुछ सहन किया था, अब अपने गुस्से को रोक नहीं पाता। वह उस शापित दरवाजे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस दरवाजे पर आग का कोई असर नहीं होता। और इसी के साथ द डेविल्स डाइनर सीरीज का दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा? अब तक की कहानी बेहद रोमांचक और रहस्यमयी रही है, लेकिन असली खुलासे अभी बाकी हैं। आने वाले एपिसोड्स में और भी खतरनाक और चौंकाने वाले रहस्य सामने आने वाले हैं। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि इसमें गहरे पारिवारिक रिश्ते, बलिदान और कड़वे सच भी छिपे हुए हैं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी, तो आगे के एपिसोड्स के लिए तैयार रहिए। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है और हर चीज आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। तो देखते रहिए और अगले एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। डेविल्स डाइनर वियतनाम की हॉरर सीरीज जीरो ऑवर प्रोडक्शंस ने बहुप्रतीक्षित हॉरर सीरीज डेविल्स डाइनर को 26 जनवरी 2025 को वैश्विक स्तर पर रिलीज किया था। इस सीरीज का निर्देशन वियतनाम के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एम ट्रान ने किया था और यह पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए विशेष रूप से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराई गई थी। कहानी की पृष्ठभूमि और मुख्य विषय वस्तु डेविल्स डाइनर आधुनिक वियतनाम के खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी वातावरण में स्थापित एक डार्क ड्रामा सीरीज थी, जिसने महत्वाकांक्षा, प्रायश्चित और मानव हृदय की छिपी हुई इच्छाओं की गहरी पड़ताल की। इस सीरीज की मूल अवधारणा एक रहस्यमयी डाइनर रेस्टोरेंट के इर्द-गिर्द घूमती थी, जहां असाधारण व्यंजन परोसे जाते थे, लेकिन यह जगह केवल स्वाद के लिए मशहूर नहीं थी। यहां आने वाले मेहमानों को उनकी सबसे गहरी इच्छाएं पूरी करने का अवसर मिलता था, लेकिन बदले में उन्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। हर एपिसोड एक नए ग्राहक की कहानी को उजागर करता था, जिसमें वे अपनी सबसे गुप्त इच्छाओं और अतीत के रहस्यों को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते थे, यह दिखाया गया था। यह सीरीज केवल एक हॉरर शो नहीं थी, बल्कि यह मानव स्वभाव, लालच, नैतिकता और नतीजों की एक दार्शनिक पड़ताल भी थी। इसने दर्शकों को उस भयावह सवाल का सामना कराया, अगर आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो सकती हो, लेकिन उसकी कीमत अकल्पनीय हो, तो क्या आप उसे अपनाने के लिए तैयार होंगे? प्रोडक्शन और वैश्विक महत्व डेविल्स डाइनर का निर्माण जीरो ऑवर प्रोडक्शंस, ईस्ट फिल्म्स और कंट्रीब्यूट के सहयोग से किया गया था। इन तीनों प्रोडक्शन हाउसों ने वियतनाम की कहानियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का संकल्प लिया था और यह परियोजना उसी दृष्टिकोण का परिणाम थी। इस शो में वियतनाम के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ साथ कई नए उभरते हुए सितारों को भी मौका दिया गया था। कास्ट और क्रू इस सीरीज में वियतनाम के सबसे प्रशंसित कलाकारों को लिया गया था, जिनमें अनुभवी अभिनेता और युवा प्रतिभाएं शामिल थीं। इस कास्ट ने कहानी के साथ गहराई से न्याय किया और शो को एक सिनेमाई स्तर पर ले जाया। निर्देशक एम ट्रान को उनकी अलग तरह की कहानी कहने की शैली के लिए जाना जाता था। उन्होंने कई हिट फिल्में और सीरीज बनाई थीं, जो उनकी विशिष्ट शैली और गहरे कथानक के लिए सराही गई थीं। उनकी फिल्मों में अक्सर सांस्कृतिक तत्वों, रहस्यमय कथानक और अनोखे सिनेमैटिक अनुभवों का मेल देखा गया था।
प्रोडक्शन डिजाइन में अत्यंत सावधानी बरती गई थी, जिससे दर्शकों को एक भयावह लेकिन मोहक वातावरण में ले जाया जा सके। सेट डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी और डार्क विजुअल टोन ने इस सीरीज को अन्य हॉरर शो से अलग बनाया था। सीरीज की विशेषताएं: हर एपिसोड नई कहानी, प्रत्येक एपिसोड में एक नया ग्राहक आया था, जिसकी अनोखी और रहस्यमयी कहानी दर्शकों के सामने खुली थी। मनोवैज्ञानिक और हॉरर तत्वों का मिश्रण, यह केवल एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक थ्रिलर भी थी जो मानव मन की गहराइयों में झांकती थी। सिनेमाई अनुभव, यह सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि एक विस्तृत और सिनेमा स्तरीय अनुभव था, जिसने वियतनाम की फिल्म इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया। ग्लोबल स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के कारण यह दुनिया भर में एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंची थी। बजट और व्यापारिक दृष्टिकोण, डेविल्स डाइनर को एक उच्च बजट की प्रोडक्शन माना गया था, जिसमें अत्याधुनिक विजुअल इफेक्ट्स, हाई एंड सिनेमेटोग्राफी और बेहतरीन कलाकारों को शामिल किया गया था। इसके नेटफ्लिक्स के साथ हुए अनुबंध को भी एक बड़े व्यावसायिक कदम के रूप में देखा गया था, जिसने वियतनामी फिल्म इंडस्ट्री को वैश्विक मंच पर मजबूत किया। इसके ट्रेलर और प्रचार सामग्री को पहले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल चुकी थी और यह नेटफ्लिक्स पर एक हिट शो साबित हुआ था। दर्शकों और आलोचकों ने इसके अनूठे कथानक, दमदार अभिनय और बेहतरीन निर्देशन की काफी सराहना की थी। निष्कर्ष: डेविल्स डाइनर वियतनामी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ था, जिसने स्थानीय किंवदंतियों, आधुनिक हॉरर शैली और वैश्विक दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर एक शानदार शो प्रस्तुत किया था। यह न केवल एक मनोरंजक शो था, बल्कि यह दिखाता था कि किस तरह एक राष्ट्रीय स्तर की कहानी वैश्विक मंच पर धूम मचा सकती है। तो अगर आपने अभी तक डेविल्स डाइनर नहीं देखा है, तो नेटफ्लिक्स पर जाकर इस डरावनी और रोमांचक सीरीज का अनुभव जरूर करें। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए खबरीलाल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।